हाय फ्रेंड्स, आज अपन रिवीजन करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ए कैटेगरी का चैप्टर है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो हमेशा ये आपके 4 to 8 मार्क्स का चैप्टर आपके कवर करता है। तो मैं आज इसका रिवीजन करा रहा हूँ कि 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम आपके ये चैप्टर रिवाइज हो जाता है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अपन यहाँ पर देखने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जीएसटी के अंदर जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पर चार्जेबिलिटी सेक्शन 15 के साथ दिया गया, यानी चार्जेबिलिटी उसकी दी गई 15 के अंदर। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए अपन बात करते हैं कि हमें सबसे मेन चीज चाहिए होगी यहां पर असेसेबल वैल्यू, क्योंकि आपने देखा हो जीएसटी कैलकुलेट करते हैं तो अपन को क्या चाहिए, असेसेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ टैक्स और उसके यहां पर क्या आता है जीएसटी का अमाउंट। असेसेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ टैक्स और उससे हमें जीएसटी का वैल्यू कैलकुलेट होके आता है। तो ये असेसेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये हमारे इसमें डिस्कस करेंगे, यानी ये असेसेबल वैल्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ टैक्स, आरओटी का मतलब रेट ऑफ टैक्स। तो जैसे मैंने कहा आपके असेसेबल वैल्यू आ रही है 1 लाख, उस पर 18% जीएसटी है, तो हमारा जीएसटी कितना पे करना है हमें 18,000। लेकिन इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से कंसीडर करेंगे, किस तरह से लेके चलेंगे, वो अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले असेसेबल वैल्यू इक्वल टू ट्रांजिशन वैल्यू, यानी नॉर्मल केसेस में असेसेबल वैल्यू क्या है, ट्रांजिशन वैल्यू, जिसमें बायर और सेलर या सप्लायर और रिसिपेंट के बीच में जो ट्रांजिशन वैल्यू हो रही है वही हमें ऑप्ट करनी होती है, लेनी होती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन 2 हैं। पहले क्या है, सप्लायर और रिसिपेंट मस्ट बी अनरिलेटेड पर्सन, यानी सप्लायर और रिसिपेंट अनरिलेटेड होने चाहिए और प्राइस मस्ट बी सोल कंसिडरेशन। और प्राइस क्या होनी चाहिए, आपके सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए जो कि हेल्थी कंपटीशन मार्केट के अंदर दिखाई देनी चाहिए। तो सप्लायर और रिसिपेंट क्या होना चाहिए, अनरिलेटेड पर्सन, और प्राइस क्या होनी चाहिए, सोल कंसिडरेशन। तो ऐसे केस में स्टूडेंट हम एवी इक्वल टू टीवी यानी असेसेबल वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको इसका पूरे चैप्टर का समरी चार्ट आपके वैसे भी बता रखा है, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 के अंदर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले देखते हैं वेदर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, यस, कि प्राइस सोल कंसिडरेशन है, यस है। फिर आप चेक करते हो कि क्या सप्लायर और रिसिपेंट रिलेटेड है, वो कहते हैं नो, नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। और क्या ये सप्लाई आपके यहां पर सेक्शन 15(5) के अंदर मेंशन है क्या, वो कहते हैं नहीं। तो ऐसे केस में एवी असेसेबल वैल्यू इक्वल टू ट्रांजिशन वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ नोटिफाइड एडजस्टमेंट करते हैं 15(2) और 15(3) के। 15(2) के एडजस्टमेंट इसमें इंक्लूड होंगे और 15(3) के एडजस्टमेंट इसमें से लेस हो जाते हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो गो टू द वैल्यूएशन रूल, गो टू द वैल्यूएशन रूल के अंदर हमको अप्रोच करना होता है। लेकिन साथ ही साथ अपन कहते हैं कि सप्लायर और रिसिपेंट रिलेटेड हो गए, यदि रिलेटेड हो गए यस, तो भी हमें जाना होगा वैल्यूएशन रूल में। इसके साथ साथ ये कहता है वेदर सप्लाई मेंशन अंडर सेक्शन 15(5) के अंदर मेंशन हो गई तो भी गो टू द वैल्यूएशन रूल के अंदर जाते हुए हमें उसका वैल्यूएशन करना होगा। तो पहला अपना पॉइंट क्लियर हो गया 15(1) कि प्राइस आपके क्या होनी चाहिए, सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए और सप्लायर और रिसिपेंट क्या होनी चाहिए, अनरिलेटेड पर्सन होनी चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सप्लायर और रिसिपेंट के बीच में, सप्लायर और रिसिपेंट जो है ना वो आपके अनरिलेटेड पर्सन है, तो उनके बीच में जो ट्रांजिशन वैल्यू हुई है वही हमारी असेसेबल वैल्यू कंसीडर हो जाती है। इसके बाद हम यहां पर 15(2) के एडजस्टमेंट की बात करते हैं, जो कि आपके ट्रांजिशन वैल्यू में हमें ऐड करने, जो कि हमें ट्रांजिशन वैल्यू में क्या करने होते हैं, ऐड करने होते हैं। तो पहली अपन बात करते हैं प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, कि कोई भी प्राइस आपने एक्चुअली पे की है या फिर पेबल है। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल यदि आपके दिखाई दे रही है तो 15(2) के अंदर वो अमाउंट आपके इंक्लूड कर दिया जाएगा। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, जो भी अमाउंट अपन ने असेट्स को परचेज करके लेके आ रहे हैं
उसके लिए आपने पे किया है गुड्स के लिए, वो अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे अपन कार वगैरह परचेज करें तो हम कह रहे हैं भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम भी लगा दीजिएगा, इसमें ये भी आप लगा दीजिएगा, तो वो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे लिए लगा के दे रहा है तो वो अमाउंट भी हमें जीएसटी का पेमेंट करने में कंसिडर होगा। तो इसमें अपन बात करते हैं 15(2)(a), कोई भी टैक्सेस हमने पे किए अदर देन जीएसटी सब इंक्लूड होंगे। जैसे मैंने एक्साइज ड्यूटी पे की, म्युनिसिपल टैक्स पे किया, लोकल टैक्स पे किया, तो जितना भी अमाउंट पे किया वो अमाउंट मुझे ऐड कर देना है किसमें, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दीजिएगा। जितना भी अमाउंट पे कर रखा है अदर देन जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी को छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपने टैक्सेस पे कर रखे हैं वो इंक्लूड कर दीजिएगा। नाउ 15(2)(b), एनी अमाउंट पेड टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। मैंने सप्लायर के बिहाफ पर किसी तीसरे आदमी को पेमेंट किया। जैसे मान लो ये मेरा सप्लायर है, ये रॉ मटेरियल परचेज करता है इससे, अब मैंने सिर्फ 5 लाख का गुड्स खरीदा, इसने इससे 2 लाख का गुड्स परचेज कर रखा है। अब ये मेरे को डायरेक्शन देता है कि सर जब आप मेरे को पेमेंट करने आ रहे हो ना, तो रास्ते में मेरा यहां पर सप्लायर बैठा हुआ है, वो मेरे से 2 लाख रुपए मांगता है, तो आप आ रहे हो तो प्लीज आप उसको 2 लाख दे देना, बचाओ रेस्ट अमाउंट 3 लाख मुझे पे कर देना। तो प्राइस मैं किसको पे कर रहा हूं, यहां पर सप्लायर के बिहाफ पर थर्ड पर्सन को पे कर रहा हूं, तो वो भी मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगी। तो एनी अमाउंट पेड टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, वो पूरा अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। 15(2)(c), इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। मैंने कहा 2 तरह के मेनली एक्सपेंसेस होते हैं, एक तो होता है यहां पर एंसिलरी और एक होता है इंसिडेंटल। तो 2 तरह के आपके एक्सपेंस होते हैं। एंसिलरी तो हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होते ही होते हैं, और इंसिडेंटल ऑप्शनल होते हैं, करो तो भी अच्छी बात, नहीं करो तो भी अच्छी बात। जैसे मैंने आपका एंसिलरी, जैसे मैं कार मैन्युफैक्चरर हूं, कार के अंदर इंजन लगाता हूं, बिना इंजन के कार का कोई मतलब नहीं है, टायर लग रहे हैं, स्टीयरिंग लग रहे हैं, ब्रेक लग रहे हैं, तो ये कौन सी एक्टिविटी है, आपके एंसिलरी। इंसिडेंटल का मतलब है, इंसिडेंटल का मतलब है करो तो भी अच्छी बात, नहीं करो तो भी अच्छी बात, किया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देना। जैसे कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम लगाना, एसी लगाना, उसके बिना भी कार है चलेगी आपके, तो म्यूजिक सिस्टम है, पावर स्टीयरिंग है, तो ये एक्सपेंस कौन से हो गए, इंसिडेंटल। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि इस तरह से आपके खर्चे होते हैं, उनका हमें किस तरह से ट्रीटमेंट करना होगा। तो जैसे मैंने कहा पैकिंग चार्जेज है, तो यदि पैकिंग चार्जेज अपन ने किए हैं वैल्यू सप्लाई में ऐड होगा, किसी भी तरह से हमने पैकिंग की है वैल्यू सप्लाई में ऐड होगा। दूसरा आता है कमीशनिंग चार्जेज, कि यहां पर जैसे अपन बात करते हैं कोई भी एजेंट को अपॉइंट किया और उसको हम कमीशन का अमाउंट दे रहे हैं, वो भी हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड रहेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं टेस्टिंग चार्जेस। जैसे आपने देखा मोबाइल वगैरह परचेज करते हो, पैक आता है, वो कहता है भैया लोगे तो आपको कहते हो कि टेस्ट करना है, चेक करना है, तो वो कहता है भैया टेस्ट करके कंपनी ने रखा है, आप यदि ओपन कराते हो खुलाते हो तो आपको लेना पड़ेगा। तो टेस्ट करके कंपनी उसके लिए पैसा खर्च आपके कर रही है, पैसा खर्च कर रही है, वो भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। वारंटी चार्जेज है, मोबाइल वगैरह की वारंटी आती है, तो वारंटी के लिए कंपनी उसके लिए भी आपसे साइंटिफिक तरह से उसकी वैल्यूएशन निकालते कॉस्ट में ऐड करती है, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाता है। इंस्टॉलेशन चार्जेज, जो भी आपके इंस्टॉलेशन चार्जेज हैं कि आपने एसी वगैरह परचेज करते हो, 50,000 का एसी दिया, कंपनी कहती है कि भाई हमारा इंजीनियर आएगा आपके घर पे प्रॉपर एसी को इंस्टॉल करेगा, आपको ठंडी हवा खिलाकर फिर आएगा, तो वहां पर इंस्टॉलेशन के लिए जो भी खर्चा लग रहा है वो कंपनी आपके खुद बियर करेगी या आपसे उसी के साथ ले लिया गया है, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट दिखाई देगा। टेस्टिंग चार्जेज हो गया, इंस्टॉलेशन चार्ज होगा, डिजाइनिंग चार्जेस, कार वगैरह की डिजाइन आती है तो कंपनी उसका डिजाइन बनवाने के लिए पैसा खर्च करिए, तो ये भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट कंसीडर होगा। आफ्टर दैट अपन बात करते हैं यहां पर 15(2)(d), जो भी अपन बात करें एडिशनल अमाउंट चार्ज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, फाइन, पेनल्टी के रूप में मान लीजिएगा कोई भी सप्लायर यहां पर बायर से चार्ज कर रहा है, तो जितना भी एडिशनल अमाउंट लिया जा रहा है वो अमाउंट भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दे देता है। जैसे मान लो मशीन आपने सेल करी 1 लाख की, लेकिन वहां आपने कहा यदि विद इन द 1 मंथ पेमेंट नहीं किया तो 10,000 आप उसमें क्या ले रहे हो, लेट फी, तो वो लेट फी का अमाउंट ले जा रहा है, वो भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। इसके बाद आता है 15(2)(d) सब्सिडी। तो ये सब्सिडी का अमाउंट 2 तरह से आपको मिल सकता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की सब्सिडी है या अदर है, जैसे एनजीओ वगैरह किसी कंपनी वगैरह से सब्सिडी आ रही है। तो यदि गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगी, लेकिन एनजीओ या किसी कंपनी से का अमाउंट मिलता है। तो स्टूडेंट
वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको ऐड करना है। तो फिर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको ऐड करना होगा। लेकिन मैंने कहा कि ये ऐड तभी करोगे जब प्राइस उसकी वजह से कमी आई है, यानी सब्सिडी की वजह से प्राइस में इन्फ्लुएंस हुआ है, गिरी है। जैसे 1 लाख की आपकी गुड्स है, लेकिन सब्सिडी की वजह से वो आपको 60,000 में बेच रहा है, तो 40,000 की सब्सिडी उसको मिलने की वजह से 60,000 में बेच रहा है, तो वो 60,000 है तो 40,000 ऐड होगा। 1 लाख दी हुई तो नहीं होगा। तो क्या उस सब्सिडी की वजह से प्राइस में इन्फ्लुएंस हुआ है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट दिखाई देगा, अदरवाइज वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट में ऐड नहीं होगा। इसके बाद आते हैं अपन 15.3, जो कि क्या आता है, डिस्काउंट। बहुत सीधा सिंपल है डिस्काउंट भी। 15.3 कि आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते वक्त अपन बात करते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए कहता है कि डिस्काउंट आपको 3 तरह से प्रोवाइड होता है। पहला आता है डिस्काउंट आपके, सबसे पहले अपन बात करते हैं बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई। सेकंड आता है एट द टाइम ऑफ द सप्लाई। दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है, बिफोर टाइम या एट द टाइम ऑफ द सप्लाई। डिस्काउंट बताता है जैसे आप प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए दे रहे हो, प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, मार्केटेबल बनाने के लिए दे रहे हो। जैसे ट्रेड डिस्काउंट हो गया, क्वांटिटी डिस्काउंट हो गया, टारगेट डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट यदि अपन बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे जा रहा है और हमने इसको यहां पर इनवॉइस में क्या कर दिया, मेंशन कर दिया, तो ये डिस्काउंट आपके वैल्यू में से लेस हो जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू में से लेस हो जाएगा। लेकिन हमने डिस्काउंट के अमाउंट को वैल्यू में यहां पर इनवॉइस के अंदर मेंशन नहीं किया, इनवॉइस के अंदर मेंशन नहीं किया, तो स्टूडेंट उसको डिस्काउंट को लेस नहीं करेंगे, उस डिस्काउंट को हम लेस नहीं करेंगे। इसके बाद है आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई। ये है कैश डिस्काउंट। जैसे आपको कैश को फास्ट लेस करने के लिए दिया जा रहा है, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट लेस करने के लिए 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन सिस्टमेटिक पूरी होनी चाहिए, तो ही हम ये डिस्काउंट के अमाउंट को लेस करेंगे। तो जिसमें पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट, पहला पॉइंट आता है डिस्काउंट आपके लेस करने के लिए। पहली चीज क्या बताता है कि वो डिस्काउंट एग्रीमेंट का पार्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, यानी सप्लाई से पहले या एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई वो एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा केस आपको बताता है एग्रीमेंट तो है, वो एग्रीमेंट को लिंक करना है रिलेवेंट इनवॉइस के साथ, उसको लिंक करना होगा कि वो डिस्काउंट को आपको रिलेवेंट इनवॉइस के साथ क्या करना होगा, लिंक करना होगा, तभी वो डिस्काउंट काम में लेना है। तीसरा केस आपके बताता है कि जो रिसिपेंट था ना, उसने भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी को रिवर्स कर दिया, तो ही स्टूडेंट डिस्काउंट के अमाउंट को लेस किया जाएगा, अदरवाइज वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं किया जाएगा। तो 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि डिस्काउंट आपके देने के लिए तभी परमिटेबल होगा यदि पहले से हमारे पास एग्रीमेंट था, एट द टाइम ऑफ सप्लाई उस टाइम हमारे पास एग्रीमेंट था और उस एग्रीमेंट को मैंने रिलेवेंट इनवॉइस के साथ लिंक कर दिया। और तीसरा केस कहता है कि हमने वहां पर प्रोपोर्शनेट आईटीसी वहां पर रिसिपेंट ने रिवर्स कर दिया। ये तीनों सिस्टमेटिक कंडीशन पूरी होंगी तो डिस्काउंट को लेस करेंगे, तीनों में से एक भी कंडीशन छूट गई तो डिस्काउंट के अमाउंट को लेस नहीं करेंगे। तो ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर का पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया, जो कि आपके मैन का एग्जाम के अंदर 4 to 8 मार्क्स का कवर कर लेता है। तो स्टूडेंट, मैंने पूरा का पूरा आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर को रिवाइज कर दिया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।